हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखिए, आज हमारा सॉल्यूशंस का लेक्चर 12 होगा और इस लेक्चर 12 में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने आपको लेक्चर 11 में आपको बताया था। तो पहले मैं यहाँ पे आपको टॉपिक लिख देता हूँ। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, पहले हमने सबसे पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि वेपर प्रेशर, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से कॉन्सेप्ट से भी वही आया। तो वेपर प्रेशर हमारा रिड्यूस हो गया जब भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड हमने उसमें प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया। उसके बाद हमने देखा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, वेपर प्रेशर से रिलेटेड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कल मैंने आपको लेक्चर 11 में बताया था। उसके बाद हमारा थर्ड में है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इट मीन्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, मैंने सपोज किया कि एक सॉल्वेंट ले लिया, एक बीकर लिया, उसमें एक सॉल्वेंट ले लिया, वाटर हमने ले लिया। अब जब हमने उसमें वाटर लिया तो उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट था। फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 273 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। तो 273 केल्विन पे वो वाटर का जो सॉल्वेंट है वो आइस में चेंज हो जाएगा, इतने सॉलिड स्टेट में वो चला जाएगा। तो अब देखिए, हो क्या रहा है कि जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया, जब उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया तो वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो अपना वेपर फेज नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ बात हो रही फ्रीजिंग पॉइंट की। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसके हमने क्या किया कि एक बीकर लिया, बीकर लेने के बाद उसमें वाटर डाल दिया, वाटर सॉल्वेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन। तो देखिए 273 केल्विन तो उसमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट था। उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें एक सॉलिड डाला जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का था, उसको डिजोल्व किया, सॉल्यूशन बना लिया। तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 मीन्स 273 केल्विन से भी रिड्यूस हो जाएगा, लेस देन 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट उसमें रिड्यूस हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्यों रिड्यूस हो रहा है, इसके ये आपको हमेशा वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है। सबसे पहला था हमारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो कॉन्सेप्ट हमने सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो हमने पढ़ लिया अच्छा तरीके से। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही हमारा आया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वहाँ से आ गया। अब उसके बाद थर्ड जो आता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अपोजिट हो गया। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से जस्ट अपोजिट, वहाँ पे क्या हो रहा था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा था। यहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, जस्ट अपोजिट। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं शुरू से आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक सॉल्वेंट लिया, बीकर में वाटर सॉल्वेंट ले लिया। उसके बाद सपोज करते हैं कि उसमें ग्लूकोज ऐड कर लिया, या फिर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड उसमें ऐड कर लिया हमने। ऐड करने के बाद उसमें क्या होगा, उसको डिजोल्व किया, सॉल्यूशन बना लिया। उसके बाद उसका जो उसमें हमने एक टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे, सबसे पहले तो टी टेम्परेचर पे सपोज करते हैं कि उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ था, किसका, वाटर का। अब उसी टी टेम्परेचर पे उसका नेट अब जो वेपर प्रेशर होगा वो पहले के कंपैरिजन में अब डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स भी ये लिक्विड फेज में कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो अब जो स्पेस बच रहा है वो लिक्विड सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल नेचर का था, तो उसके लिए अब कम स्पेस बच रहा है। तो सेम टेम्परेचर पे वो वेपर फेज में उसका पार्टिकल्स कम जा रहा है, सेम टेम्परेचर पे वेपर फेज में उसका पार्टिकल्स कम जा रहा है। तो वहाँ से हो गया कि वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया। तो जिसके चलते क्या हुआ कि अब हमें उस लिक्विड को
टी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए, ताकि वो बॉयल हो सके। तो वो तो था हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात आती है तो वहाँ पे देखिए रॉल्स लॉ क्या बोलता है। अब यहाँ पे आ गया रॉल्स लॉ बीच में। रॉल्स लॉ ये बोलता है कि जो भी वेपर प्रेशर हमारा सॉल्वेंट का होगा उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे आप रॉल्स लॉ को ऐसे हटा दीजिए। सबसे पहला बात है कि फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ये होता है कि द पॉइंट at which the point at which the substance the point at which the vapor pressure of the substance in the liquid phase is equal to the vapor pressure of the substance in the solid phase. It means जितना वेपर प्रेशर हमारा सॉलिड फेज में होगा और जितना वेपर प्रेशर हमारा लिक्विड फेज में होगा सेम सब्सटेंस में, तो वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड फेज, हमने कोई एक सॉल्वेंट ले लिया वाटर, वो अभी लिक्विड फेज में है, तो जिस एक में हमने टेम्परेचर को एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि हम एक टेम्परेचर हमने लाया, वो टेम्परेचर पे क्या हुआ कि वेपर प्रेशर और वो उस लिक्विड का जितना भी था वही उतना ही अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट में हो जाए, तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे होगा, एक यूनिक टेम्परेचर पे होगा, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। एंड एट दैट कंडीशन देयर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बताया था, बिटवीन दी सॉलिड फेज एंड दी लिक्विड फेज। इट मीन सॉलिड फेज और लिक्विड फेज में हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वो हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट वहां से आया जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया उस सॉल्वेंट में। तो नॉन वोलेटाइल जब सॉलिड ऐड किया उस सॉल्वेंट में, तो वहां पे क्या हुआ कि वेपर प्रेशर इसका रिड्यूस हो गया। और वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो वेपर प्रेशर जैसे रिड्यूस हुआ तो वो वेपर प्रेशर अब टेंड कर रहा है उसके फ्रीजिंग पॉइंट के वेपर प्रेशर पर, क्योंकि यहाँ पे तो डिक्रीज का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया। तो वेपर प्रेशर इन द सॉलिड इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज इज लेस देन वेपर प्रेशर इन बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस फेज इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। इट मीन्स हो क्या रहा है यहाँ पे कि वेपर फेज जितना भी लिक्विड, और जैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारा किस में आ रहा है, लिक्विड फेज में, बिटवीन फर्स्ट में आएगा हमारा बिटवीन लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज, सेकेंड में हमारा आएगा बिटवीन सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज। तो जो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के बीच में जितना भी वेपर प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर लिक्विड फेज और गैस इन कंडीशंस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, वही उससे मोर होगा वेपर प्रेशर बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस फेज। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं, तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट से हम मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, मेल्टिंग से बॉइलिंग, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहे हैं। तो देखिए इसमें तो मैं आपको समझा दिया कि देखिए वहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और हो क्या रहा है कि जब हमने सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया सॉल्वेंट में, तो उसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, और वो वेपर प्रेशर टेंड कर रहा है टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, क्योंकि कम ही वेपर प्रेशर पे, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो ये कंपनसेट कर जा रहा है बिटवीन लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए हो रहा है, मैं आपको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन हर जगह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, या फिर आपके सेमेस्टर ईयरली एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। देखिए हो क्या रहा है, सब एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट से आप इसको समझिए। पहले जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है एट सेम टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। तो एट द सेम टेम्परेचर पे हो क्या रहा है कि वेपर प्रेशर उसका रिड्यूस हो गया। तो वेपर प्रेशर एक्चुअली में फ्रीजिंग पॉइंट की, ये जब बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट पाएंगे तो वेपर प्रेशर तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है।
तो वेपर प्रेशर रिड्यूस और ऐसे भी यहाँ पे जब हमने एक सॉलिड डाला, नॉन वोलेटाइल सॉलिड एक सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ, तो वो रिडक्शन जो हो रहा है वो टेंड करा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ, उतना उस ज़्यादा टेंड करा जितना कि एक सॉल्वेंट टेंड करेगा हमारा अपने ये बॉइलिंग पॉइंट से लेके फ्रीजिंग पॉइंट तक। मीन्स इसका टेंडिंग और हमारा जो सॉल्यूशन का टेंडिंग है फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट टू फ्रीजिंग पॉइंट, ये ग्रेटर है एज विथ रिस्पेक्ट टू व्हेन सॉल्वेंट टेंडिंग फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट टू फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर भी इसको बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिप्रेस्ड कर जाता है। मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है स्टूडेंट्स? मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है जो भी हमने आपको लॉ बताया था और एक और रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ये सभी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब भी हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। सारा कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है। बस एक ही ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी वो भी आता है, जिसमें हो क्या रहा है कि वो हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेशन है लेकिन इससे बहुत कम ही रिलेशन है, नेग्लिजिबल रिलेशन है। तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर 13 में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का पहले आप डिफिनेशन लिखिए। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of the substance in the liquid phase and in the solid phase are equal. It means that freezing point, the temperature at which the vapor pressure, the temperature at which the vapor pressure of a substance, the temperature at which the vapor pressure of a substance, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हमारा जिस टेम्परेचर पे हमारा वेपर प्रेशर किसी सब्सटेंस का उसके लिक्विड फेज और सॉलिड फेज में डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो वो भी हमारा कौन सा टेम्परेचर स्टूडेंट्स? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज are equal. The temperature at which the vapor pressure of a substance in solid phase and liquid phase are equal. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए in dynamic equilibrium it called freezing point. It's called freezing point. तो देखिए the temperature at which the vapor pressure of a substance in solid phase and liquid phase are equal in dynamic equilibrium condition, वही हुआ कि dynamic equilibrium हो जाए वहाँ पे, it's called freezing point of that substance, उस substance का freezing point हो जाएगा। तो ये था हमारा freezing point का। अब हमारा आता है इसमें ग्राफ कि कैसे कैसे सॉल्वेंट डिप्रेशन कैसे कैसे हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, कैसे कैसे सॉल्वेंट फ्रोजन मींस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे कैसे उसका ग्राफ जाएगा, किस पॉइंट पे हमारा उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और फिर जब हमने एक सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे किस टेम्परेचर पे कितना वेपर प्रेशर होगा, उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, उसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर एक्सिस ले लिया, इसमें ये y हो गया, ये x, ये 0। अब देखिए y एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर को प्लॉट करूंगा, वेपर प्रेशर, और x एक्सिस पे मैं टेम्परेचर को प्लॉट करूंगा। T मीन्स यहाँ टेम्परेचर हो गया, Vp मीन्स वेपर प्रेशर। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको डिफिनीशन यहाँ क्या बताया और यहीं से कॉन्सेप्ट आपको निकल के आ रहा है
is the temperature at which the vapor pressure of a substance in liquid phase and in solid phase and liquid phase are equal is called freezing point of that substance। तो देखिए ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो इस पॉइंट पर यहाँ पे इस पॉइंट का टेम्परेचर, इस पॉइंट का, ये पॉइंट जो मैं एरो से डिनोट किया हूँ, उस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो T0 एक मैं ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से ये लाइन, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, मैं आपको पॉइंट बना के समझा देता हूँ सबसे अच्छा। देखिए ए बी जो कर्व है और बी सी जो कर्व है, तो इस कर्व में बी पॉइंट कॉमन है इन दोनों कर्व पे। ए बी कर्व और बी सी कर्व, इन दोनों कर्व में बी पॉइंट कॉमन है और इसी बी पॉइंट पे हमारा वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर का एक यूनिक वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। तो देखिए ए बी क्या हमारा डिनोट कर रहा है, ए बी डिनोट सॉलिड फेज, क्योंकि देखिए टेम्परेचर कम की तरफ जाएंगे तो सॉलिडिफाइड नेचर का होना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद और इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में जाएगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो गैस, जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और देखिए BC जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फेज। अब देखिए अब हमारा जब यहाँ से ये AB और ये BC, तो ये जो टेम्परेचर हो गया ये T0F, ये हमारा जो टेम्परेचर हो गया, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जो भी हमने सॉल्वेंट ले लिया है अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट लिया है। T0F इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट बी पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर यहाँ पे P आएगा और यहाँ पे एक पॉइंट है, हाँ बी पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट को हटा लीजिए। T0F जो हमारा ये है, ये पॉइंट मैं P बोल देता हूँ इसे, पॉइंट P ये आ गया। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा पॉइंट P पे क्या है, T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए जैसे हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, इसी सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर लिया, तो स्टूडेंट्स नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब ऐड किया तो उसमें डिप्रेशन दिखाएगा। आपको इसका मैं रीजन अच्छी तरह से बता दिया हूँ कि सब सारा चीज़ रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से आ रहा है, और उससे क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और उससे सेम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया था उससे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी वहीं उसी के कॉन्सेप्ट से आ गया। तो यहाँ से सपोज करते हैं कि इस टेम्परेचर पे ये डी पॉइंट पे हमारा यहाँ से और कर्व ऐसे जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स कि इस टेम्परेचर पे, और ये कर्व को मैं ई ले लेता हूँ, DE एक और पॉइंट एक कर्व है, तो DE और AD इसमें कौन सा पॉइंट, इन दोनों कर्व में कौन सा पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा D पॉइंट कॉमन है। तो D पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों में क्या होगा, वो दोनों में कॉमन होगा। तो D पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया, D पॉइंट के कॉमन जो वेपर प्रेशर, D पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर है वो कम है, वो लेस है एज कॉम्पेयर टू वेपर प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट P। तो और इसीलिए यहाँ पे पॉइंट D को आप अगर चेक कर लीजिए तो पॉइंट D के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा टेम्परेचर आएगा वो T0F से कम होगा। यहाँ इस पॉइंट को मैं Q ले लेता हूँ, तो ये टेम्परेचर जो हो जाएगा हमारा, ये टेम्परेचर जो हमारा TF, सिंपली मैं TF लिख देता हूँ, TF ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर हमारा आ रहा है वो
बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कम है, इट मींस हमारा वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर लिया, और नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर लिया, तो वो अब कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर, इट मींस कम टेम्परेचर पे डायनामिक इक्विलिब्रियम शो करेगा इन बिटवीन विच फेज, तो इन बिटवीन सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए डी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा टीएफ है, और टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, पॉइंट क्यू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टीएफ जो पॉइंट क्यू हो गया, वो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब देखिए यहाँ पे जो एडी डी जो कर्व है, ये हमारा है डी जो कर्व है वो लिक्विड फेज ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो ये था ये लिक्विड फेज ऑफ सॉल्वेंट था। इसको आप एक बार और नोट कर लें। ए बी जो था हमारा वो सॉलिड फेज ऑफ सॉल्वेंट था, बीसी जो हमारा था वो लिक्विड फेज ऑफ सॉल्वेंट है। ये सब आपको मैं बता दिया। डी जो है वो लिक्विड फेज ऑफ सॉल्यूशन है, कर्व ऑफ लिक्विड फेज ऑफ सॉल्यूशन, और एडी जो हो गया वो क्या है स्टूडेंट्स? तो सॉलिड फेज ऑफ सॉल्यूशन, एडी हमारा है सॉलिड फेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कर्व है हमारा, इसको आप एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। और हमारा जो ये डिक्रीजमेंट हुआ, डिक्रीमेंट जो हो गया हमारा पी क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ? टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चेक कर लीजिए पी क्यू क्या हो गया? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये था जो भी कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग का, आज का क्लास का लेक्चर का स्टार्टिंग का था, जो फ्रीजिंग पॉइंट था, कैसे कैसे क्यों फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज किया, वो भी फर्स्ट और सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही आएगा। और इसका ग्राफ कैसे कैसे बता रहा है ये सब आपको मैं बता दिया अच्छी तरीके से, सारा मैं लिख दिया। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कि डेल्टा टी एफ का इक्वेशन क्या होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन टर्म्स, इट मीन्स डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स, वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा था जो पी क्यू को मैं हटा दे रहा हूँ, टी एफ माइनस टी नॉट एफ टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो एक चीज ये क्वेश्चन आता है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव्ड है, जो कि जिसका हमने प्रूफ हमें अभी पढ़ना नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। सिमिलरली जो हमने लिबरेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस किया था, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सिमिलरली डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। इट मींस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ,
मीन्स पूरा स्टेटमेंट अब नहीं लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली बता दे रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, M इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। वहां था KB और यहाँ आ गया KF। अब KF क्या है भाई, तो KF इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और एक और आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये आ गया KF का, KF ये आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो यहाँ पे है। तो अब देखिए, तो अब हमने आपको ये भी बताया था, जैसे देखिए मोलारिटी, मैं एक चीज पहले आपको बता दे रहा हूँ, मोलारिटी गिवन है, KF गिवन है, तो आप डेल्टा TF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन आ गया हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। अब हमने आपसे बताया था कि हमने जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट हुआ, सिमिलर इन केस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमने जैसे पढ़ा था उसी तरह यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, तो डेल्टा TF के, अब मोलारिटी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर kg ऑफ द सॉल्यूशन इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट per kg of solvent is called molality of the solution of that solute in the solution। तो देखिए यहाँ पे मोलालिटी क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स मैं लिख दे रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आएगा, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट एकदम। और यहाँ देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम्स में है, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये ग्राम्स में दिया हुआ है, तो उसको 1000 से ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है कि डिवाइड करेंगे तो वो kg में आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये सब क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, W1 मास ऑफ सॉल्यूट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M2 और एक चीज यहाँ M2 तो नहीं होगा, यहाँ W2 हो जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं मिस्टेकली यहाँ लिख दिया W2 M2। यहाँ पे क्या है कि पर kg ऑफ द सॉल्यूशन, तो W2 हमेशा ग्राम्स में हम ले रहे हैं, तो W2 क्या है, मोल यहाँ पे सीधे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो देखिए ये तीनों चीज आ गया। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से, डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा KF इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू M1। चेक कर लीजिए, KF इंटू W1 आया यहाँ से इंटू देखिए आपको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, W1 बाई M1 क्या नंबर ऑफ मोल्स है, और इसको नीचे यहाँ से नीचे लेते आएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू W2, तो W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो बात खत्म। तो यहाँ से हमारा जो M1 का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा KF इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू डेल्टा TF। तो M1 क्या है स्टूडेंट्स, M1 हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो M1 कैन बी कैलकुलेटेड,
विद दिस इक्वेशन m1 इज इक्वल टू kf इंटू w1 इंटू 1000 अपॉन w2 इंटू डेल्टा टी। सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, मैं साइड में सारा का लिख दिया हूँ। तो ये था हमारा कि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करा कि डेल्टा टी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ आप लिख लीजिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन को अभी हम कंसीडर कर रहे हैं और उसी के बारे में हमें पढ़ना भी है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलालिटी, के एफ क्या है आप मैं लिख दिया हूँ, वहाँ से आप m1 को कैलकुलेट कर लीजिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉर्मूले से। और हमेशा याद रखिएगा कि W2 जो है वो ग्राम्स में दिया रहेगा अगर इस फॉर्मूले को आप मेमोराइज करते हैं। तो नहीं करते हैं तो फिर इनडायरेक्टली आप मोलालिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर 3 में। तो देखिए ये सब था। अब 2 फॉर्मूला और है जिसका डेरिवेशन हमें पढ़ना नहीं है, तो उससे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वो है हमारा कि KB, किसी भी KB, सबसे पहले तो मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ एक चीज कि KB और KF में क्या होता है, ऐसे किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट KB इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और KF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये दोनों है, ये दोनों सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए KB एंड KF डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहां से मैं यहां पे लिख रहा हूं कि KF इज इक्वल टू R इंटू M इंटू KF इज इक्वल टू R इंटू M इंटू, और एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये KB है KF है तो ये सॉल्वेंट पर तो डिपेंड करेगा और उसका मैं अभी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, तो उससे आप मेमोराइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से। KF इज इक्वल टू R इंटू M इंटू T0F का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। देखिए KF क्या हो गया, तो R क्या यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, M क्या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, T0F क्या है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट 1000 डेल्टा H ऑफ फ्यूजन क्या हो गया कि जितना भी एंथैल्पी चेंज हुआ था हमारा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा बिटवीन सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज, या फिर फ्यूजन आप जानते हैं क्या होता है। और देखिए KB इज इक्वल टू सिमिलरली R इंटू M इंटू डेल, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ KB का बात करें, KB की बात करेंगे यहाँ पे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, T0B का स्क्वायर, T0B का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे वेपोराइजेशन में ये चेंज आ गया, फ्यूजन की जगह यहाँ वेपोराइजेशन हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया फ्रीजिंग पॉइंट की जगह पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया, किसका, तो हमारा सॉल्वेंट का। तो ये मैं अभी लिख दे रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने साइड वाले को रख करके सभी सिंबल का मैं लिख दे रहा हूँ, जो मैं लास्ट में जो फॉर्मूले में लिखा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो KF है, KF के भी मैं बता दिया, दोनों फॉर्मूला का मैं कॉमन यहाँ लिख रहा हूँ, गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोग जो डिस्कस करते हैं गैसेस स्टेट में, M क्या हो गया हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और देखिए
T0F इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। T0B क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच एफ, मैं यहाँ फ्यूजन को एफ लिख देता हूँ, इंथैल्पी चेंज इन फ्यूजन। और लास्ट एक रह गया डेल्टा इंथैल्पी चेंज इन वेपोराइजेशन। तो देखिए यहां से आर, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा मेन दो फॉर्मूला जिसे आप याद रखिएगा। और हमेशा ये चीज आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि केबी एंड केएफ किस पे डिपेंड करता है, तो केवल और केवल नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे वो डिपेंड करेगा। क्योंकि एक चीज आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, केएफ देखिए, केएफ पर क्या अगर मैं बात करूँ, आर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एम क्या, मोलर मास, तो मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का है। तो सॉल्वेंट पर ये अब ये डिपेंड कर गया कि नहीं, सॉल्वेंट पर ये अब डिपेंड कर गया। T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी सॉल्वेंट पे डिपेंड है। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ये भी सॉल्वेंट पे डिपेंड है। सभी चीज में सॉल्वेंट पे डिपेंड है। सिमिलरली केबी का आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ये सब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे नेक्स्ट लेक्चर 13 होने वाला हम लोग का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो तब तक के लिए मैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।